हेलो डियर चैंपियंस, वेलकम टू सुपर गेट्स। माय नेम इज तपीर सक्सेना और इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कैट 2022 के एलआरडीआई सेक्शन, जो कि हमें स्लॉट 1 में देखने को मिला था। उसके पूरे 20 के 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट सेट के साथ। राइट, क्वेश्चन पेपर अच्छा था, बढ़िया था। कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा था, लेकिन डिफिकल्ट कैलकुलेशंस थे, एकदम इजीली समझ में नहीं आएंगे। लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस आप जिनको बोल सकते हैं, उस तरीके के ज्यादातर हमें सेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। तो ये था हमारा फर्स्ट सेट। राइट, इस तरीके का एक डायग्राम है। इसमें ये डायग्राम क्या बता रहा है, तो डायरेक्शंस देखें तो गिवन अबव इज द स्कीमेटिक मैप ऑफ द मेट्रो लाइंस इन अ सिटी विद रेक्टेंगल्स डिनोटिंग टर्मिनल स्टेशंस। तो टर्मिनल स्टेशंस हम उन स्टेशंस को कहते हैं जहां पर या तो जर्नी स्टार्ट होती है या जर्नी खत्म हो जाती है। तो ये जो स्टेशंस हैं A B C D, उसके बाद P Q और M N, ये टर्मिनल स्टेशन है। राइट, यहाँ से कोई ट्रेन या तो स्टार्ट होगी या यहाँ पे जाके उसकी ट्रिप एंड हो जाएगी। डायमंड्स डिनोटिंग जंक्शन स्टेशन। तो जंक्शन स्टेशन जहाँ से हम एक पर्टिकुलर लाइन से दूसरी पर्टिकुलर लाइन पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो कोई भी पर्सन जो है वो R पॉइंट पर आने के बाद फिर इस लाइन की ट्रेन को भी डेफिनेटली अटेंड कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्मॉल फील्ड अप सर्कल्स डिनोटिंग अदर स्टेशन। तो ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं ये अदर स्टेशन हैं। ईच ट्रेन रन्स आइदर इन ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बट नॉट बोथ। राइट, तो कोई भी ट्रेन जो है वो या तो सिर्फ नॉर्थ साउथ जाएगी, मतलब अगर कोई भी ट्रेन ए से स्टार्ट हो रही है तो उसे बी ही आना पड़ेगा, बी से स्टार्ट हो रही है तो ए ही जाना पड़ेगा, वो बीच में कहीं अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। सिमिलरली अगर कोई ट्रेन एम से स्टार्ट हो रही है तो उसे एन ही जाना पड़ेगा, अगेन वो भी अपना बीच में डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑल ट्रेन स्टॉप फॉर 2 मिनट्स एट ईच ऑफ द जंक्शन स्टेशन। तो ये जितने भी जंक्शन स्टेशन हमें दिखाई दे रहे हैं, देयर आर 4 जंक्शन स्टेशन। तो यहाँ पे हर ट्रेन का जो हॉल्ट टाइम है वो 2 मिनट्स का है। एंड फॉर 1 मिनट एट ईच ऑफ द अदर स्टेशन। तो ये जो छोटे छोटे ब्लैक सर्कल्स दिख रहे हैं, फील्ड अप सर्कल्स, ठीक है, इन सब पे जो टाइम है हॉल्ट का वो कितना है, तो 1 मिनट का हॉल्ट टाइम है। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो इट टेक्स 2 मिनट्स टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन फॉर ट्रेन गोइंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो जो ट्रेन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको बिटवीन एनी टू स्टेशन 2 मिनट्स का टाइम लगता है। मतलब अगर ट्रेन यहाँ पॉइंट एम से अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी तो 2 मिनट्स में इस फर्स्ट ब्लैक सर्कल पे पहुंच जाएगी। फिर यहाँ पे 1 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद फिर 2 मिनट्स में नेक्स्ट ब्लैक सर्कल पे पहुंच जाएगी एंड सो ऑन। यहाँ पर जंक्शन स्टेशन पे 2 मिनट्स का हॉल्ट होगा एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो एंड 3 मिनट्स टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन फॉर ट्रेन गोइंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बिटवीन एनी टू स्टेशन जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 333 मिनट्स का होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ये जो स्टेशन है इन पे हॉल्ट टाइम तो 1 मिनट का ही रहेगा। सारे स्मॉल ब्लैक सर्कल्स हॉल्ट टाइम है 1 मिनट। हर रोम्बस पे हॉल्ट टाइम है 2 मिनट्स। बिटवीन एनी टू स्टेशन हॉरिजॉन्टली 2-2 मिनट का टाइम लगेगा। बिटवीन एनी टू स्टेशन वर्टिकली 3-3 मिनट का टाइम ट्रेन को लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास और भी है कि फ्रॉम ईच टर्मिनल स्टेशन द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट्स एट 6 AM, द लास्ट ट्रेन लीव द टर्मिनल स्टेशन एट मिडनाइट। ठीक है, तो यस है ना, तो हम ये बोलेंगे कि टर्मिनल स्टेशन से, किसी भी टर्मिनल स्टेशन से स्टार्ट जो पहली ट्रेन दिन की स्टार्ट होगी उसका टाइम तो 6 AM होगा। हर टर्मिनल स्टेशन से एक एक ट्रेन 6 AM पर स्टार्ट होगी। ठीक है, हर टर्मिनल स्टेशन से एक एक ट्रेन 6 AM पर स्टार्ट होगी। उसके बाद दी लास्ट ट्रेन लीव दी टर्मिनल स्टेशन एट मिडनाइट। ठीक, और जो लास्ट ट्रेन होगी किसी भी टर्मिनल स्टेशन से वो उस स्टेशन को लीव करेगी मिडनाइट पे, मतलब 12 AM बोल सकते हैं हम उसे। तो 12 AM पर लास्ट ट्रेन जो है वो वहां से निकलेगी। उसके बाद फिर 12 AM से 6 AM के बीच में उस स्टेशन से कोई ट्रेन स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद हमने देखा अदरवाइज ड्यूरिंग दी सर्विस आवर्स। सर्विस आवर्स को मतलब वो इसी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, 6 AM से 12 AM तक, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये पूरे सर्विस आवर्स हैं। तो इन सर्विस आवर्स में देयर आर मेट्रो सर्विस एवरी 15 मिनट्स इन दी नॉर्थ साउथ लाइन। तो यहाँ पर हर 15 मिनट में एक एक ट्रेन है, मतलब
पॉइंट ए से पहली ट्रेन 6 AM पर स्टार्ट होगी, फिर दूसरी ट्रेन 6:15 पर स्टार्ट हो जाएगी, थर्ड ट्रेन 6:20 पे, सॉरी नॉट 6:20, 6:30 पे स्टार्ट हो जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ से भी एक ट्रेन 6 AM पे स्टार्ट होगी, एक 6:15 पर, एक 6:30 पर, एंड सो ऑन, वो ऊपर की तरफ जाएगी। देन उन्होंने हमसे ये बोला कि एंड एवरी 10 मिनट्स इन द ईस्ट वेस्ट लाइन, तो ईस्ट वेस्ट लाइन में हर टर्मिनल स्टेशन से जो ट्रेन है वो स्टार्ट होगी हर 10-10 मिनट के बाद। एंड ऑब्वियसली अगर हर 10 मिनट के बाद ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो हर स्टेशन पे हर 10 मिनट के बाद हमें ट्रेन मिल ही जाएगी। तो हर 10 मिनट के बाद ट्रेन हमें मिलना है, ये तो पक्की बात है ही। उसके बाद अगर हम ये देखें कि a train must rest for at least 15 minutes after completing a trip at the terminal station, तो अगर किसी भी ट्रेन ने एम से एन तक अपनी पूरी ट्रिप को कंप्लीट किया तो फिर उसे एन पे 15 मिनट्स का ब्रेक चाहिए, 15 मिनट्स तक वो रुकेगी, उसे रुकना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। उसके बाद ही फिर वो आप वापस आ सकती है। तो वो यहाँ पे लिखा भी है, बिफोर इट कैन अंडरटेक द नेक्स्ट ट्रिप इन द रिवर्स डायरेक्शन। ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दिस मेट्रो सर्विस ओनली। Assume that if someone reaches a station exactly at the time a train is supposed to leave, he or she can catch that train. ठीक है, तो अगर मैं बिल्कुल 6:20 पे पहुंचा और उसी समय कोई ट्रेन वहां से निकल रही है तो मैं उसे कैच कर सकता हूं। ये एबिलिटी हर पैसेंजर के पास यहाँ पर है। ठीक है, तो चलो अब अगर हम देखें कि यहाँ पर हम कुछ बेसिक कैलकुलेशंस तो कर ही सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशंस क्या कर सकते हैं कि हमें ये पता है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हर ब्लैक सर्कल पे जो स्टॉपेज टाइम है वो कितना है, 1 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। उसके बाद अगर हम देखें तो बिटवीन एनी टू स्टेशन जो हमारा ट्रैवलिंग टाइम होगा वो 2 2 2 2 होगा, राइट। और उसके बाद जो हमारा जंक्शन स्टेशन है उस पे हमारा जो हॉल्ट टाइम है वो कितना है, तो हॉल्ट टाइम है 2 मिनट्स का। तो यहाँ पर भी 2 मिनट्स का हॉल्ट है, यहाँ पर भी 2 मिनट्स का हॉल्ट है। तो अगर हम टोटल ट्रैवलिंग टाइम निकालें तो हमें पता चलेगा कि अगर हमें एम से आर तक जाना है, एम से आर तक जाना है तो 2 2 2 2 मतलब 8, 8 + 3 11, तो 11 मिनट का तो ट्रैवलिंग टाइम है। उसके बाद 2 मिनट्स यहाँ पर हॉल्ट करना पड़ेगा, तो 11 + 2 13 मिनट हो जाएगा। फिर आर से एस तक देखो, आर से एस तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10 × 2 20, और ये 9 स्टेशन है तो 9, तो 29 मिनट्स का ट्रैवलिंग टाइम है। तो यहाँ तक आते आते 13 मिनट्स, 13 + 29 टोटल हो जाएगा हमारा 42। 42 के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 मिनट्स का हॉल्ट है तो 43, 43 के बाद अगेन ये 6 2s है तो 43 + 12 55, और ये 1 1 1 है तो ये हमारा पूरा ट्रैवलिंग टाइम हमें मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली ऑल टुगेदर कितना आता है, 61 मिनट्स, राइट। तो यहाँ से एम से आर तक ट्रैवलिंग टाइम है 11 मिनट, आर से एस तक 29 मिनट, यहाँ पे 6 × 2 12, 12 + 5 इज 17 मिनट। उसके बाद 17 29 और 11 को ऐड किया है ना, 11 + 29 कितना होगा 40, 40 + 17 57, यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट, यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट। तो मतलब अगर किसी पर्सन को एंड टू एंड एम से एन तक जाना है तो 61 मिनट, या एन से एम वापस आना है तो भी 61 मिनट। सिमिलरली पी से क्यू तक जाना है या क्यू से पी तक वापस आना है तो अगेन 61 मिनट। एंड इन दी सेम वे अगर हम वर्टिकल नॉर्थ साउथ लाइंस का टाइम अगर पता करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 मिनट का तो जर्नी टाइम है तो 9, 2 मिनट का स्टॉपेज टाइम है तो 9 + 2 11, फिर यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज टाइम तो 11 + 2 13, 13 के बाद यहाँ पे 3 मतलब 13 + 12 25, एक एक मिनट का स्टॉपेज टाइम तो 25 + 3 28, फिर यहाँ 2 मिनट तो यहाँ पे 30 हो गया, 30 में 11 और ऐड कर देंगे तो टोटल यहाँ पर 41 मिनट का टाइम हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हैं जो कि हम पहले से तैयार करके रख सकते हैं, एंड देन वी विल बी रेडी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास कि इफ हरी इज रेडी टू बोर्ड अ ट्रेन एट 8:05 AM फ्रॉम स्टेशन एम। ठीक है, तो वो तो तैयार है 8:05 पर ट्रेन बोर्ड करने के लिए, लेकिन क्या 8:05 पे उसे कोई ट्रेन मिलेगी, तो नहीं। हमें पता है ट्रेन जो है वो हर 10-10 मिनट के बाद अवेलेबल है। तो पहली ट्रेन 6 AM पर आई थी तो 6:10 6:20 6:30 6:40 6:57
7:10, 7:20, 30, 40, 50 और फिर 8 और फिर 8:10। तो नेक्स्ट ट्रेन तो उसे 8:10 पे ही मिलेगी, राइट। उसके तैयार होने से कुछ नहीं होता, ट्रेन तो अपने हिसाब से ही चलेगी। तो नेक्स्ट ट्रेन उसे 8:10 पे ही मिलेगी। मान लो उधर से कोई ट्रेन वापस भी आ गई तो भी वो उसी टाइम पर निकलेगी जो कि शेड्यूल टाइम है ना। तो शेड्यूल टाइम 8 बजे है या 8:10 है, तो उसी समय पर वो निकलेगी। तो इसका मतलब 8:10 से पहले तो उसे कोई ट्रेन मिल नहीं सकती। तो फिर उन्होंने बोला है देन व्हेन इज द अर्लीस्ट दैट ही कैन रीच स्टेशन एन। तो अगर उसे 8:10 पे ट्रेन मिलेगी, टोटल टाइम लगता है 61 मिनट, मतलब 1 आवर एंड 1 मिनट। तो 8:10 में 1 आवर ऐड किया तो 9:10, 1 मिनट और तो 9:11, मतलब वो 9:11 पर ही अपनी जर्नी को, अपनी ट्रिप को पूरा कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ प्रिया इज रेडी टू बोर्ड अ ट्रेन एट 10:25 AM फ्रॉम स्टेशन टी। तो प्रिया जो है वो 10:25 पर स्टेशन टी पर है। देन व्हेन इज द अर्लीस्ट दैट शी कैन रीच स्टेशन एस। तो स्टेशन एस पे वो जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच सकती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि टी पर उसे कौन सी ट्रेन सबसे पहले मिल जाएगी, हॉरिजॉन्टल वाली या वर्टिकल वाली, क्योंकि उसके पास दोनों आइडियाज हैं। वो टी से वी पर जा सकती है, फिर वी से एस। अदरवाइज शी कैन ऑल्सो गो वाया आर, टी से आर, आर से एस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वो तो वहां पर पहुंच गई है 10:25 पर, लेकिन उसे ट्रेन कौन सी मिलेगी। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल ट्रैवलिंग टाइम है वो तो 11 मिनट का है ही। ठीक है, अगर हम 10 बजे से जस्ट पहले देखें, 10:25 से जस्ट पहले, तो 10 AM पर एक ट्रेन निकली होगी। तो 10 AM पे एक ट्रेन निकली है तो वो 10:11 पे यहाँ पहुंचेगी, 10:13 पे निकल जाएगी, 2 मिनट का हॉल्ट। तो वो वाली ट्रेन तो ये कैच नहीं कर पाएगा, है ना, नहीं कर पाएगी प्रिया। ठीक, उसके बाद एक ट्रेन 10:10 पे निकलेगी। तो 10:10 में 11 मिनट ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 10:10 में 11 मिनट ऐड किया तो 10:21, और 10:23 पे ये भी निकल जाएगी, तो ये भी कैच नहीं हो पाएगी। फिर थर्ड ट्रेन जो है वो उसको मिलेगी 10:20 वाली। तो 10:20 वाली ट्रेन जो है वो यहाँ 10:31 पे पहुंचेगी और 10:33 पे लीव करेगी। मतलब अगर उसने हॉरिजॉन्टल ट्रेन लेने के बारे में सोचा तो उसे 10:33 तक वेट करना पड़ेगा। वो पहुंच गई है 10:25 पे, तो 10:25 से 10:33 मतलब 8 मिनट का वेट। ठीक, क्या इससे बेटर कोई सिचुएशन पॉसिबल है। तो दूसरी तरफ से देखते हैं। दूसरी तरफ से जो ट्रेन हैं वो हमेशा हर 15-15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट के बाद है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से एक ट्रेन जो है 10 बजे चलेगी। 10 बजे चलेगी तो उसे 11 मिनट लगेंगे, तो 10:11 और 10:13 पे निकल जाएगी, कोई फायदा नहीं। फिर दूसरी ट्रेन 10:15 पे होगी। ठीक है, 10:15 से 11 मिनट ऐड किए तो 10:26, तो वो यहाँ 10:26 पर पहुंच जाएगी और 10:28 पर लीव करेगी। तो मेरे ख्याल से ये सिचुएशन उसके लिए बेटर है, 10:28 पे लीव करना, अगर कहीं और कोई लैग नहीं आया तो। ठीक है, देखो 10:25 से 10:28 उसे सिर्फ 3 मिनट का ही वेट है, और 10:33 के लिए तो सिर्फ 8 मिनट का वेट है, तो डेफिनेटली यहाँ 5 मिनट बच सकते हैं। अब अगर कहीं आगे चल के 5 मिनट का कोई और बड़ा ब्रेक आया तो फिर हमें इस रास्ते के बारे में भी सोचना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं। क्योंकि अगर कोई ब्रेक नहीं आया तो डेफिनेटली फिर ये और ये, इसका जो भी ट्रैवलिंग टाइम का सम होगा, सेम सम हमें यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब अगर वो 10:28 पे यहाँ से निकलती है तो उसे 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट का मतलब हो गया 10:28 में 15 मिनट ऐड करो, तो 5 मिनट ऐड किए 10:33, तो 10:43। क्या 10:43 पे यहाँ पे कोई ट्रेन अवेलेबल है। तो हमें पता है कि यहाँ से हर 10-10 मिनट में ट्रेन निकल रही है, तो एक ट्रेन 10:30 पे निकली होगी। 10:30 पे निकली होगी तो 11 मिनट, 10:30 से 11 मिनट ऐड किया तो 10:41, और 2 मिनट का हॉल्ट, मतलब वो 10:43 पर ही ये स्टेशन लीव करेगी। और हमें ये गिवन इंफॉर्मेशन है कि 10:43 पे अगर कोई ट्रेन लीव कर रही है और मैं उसी समय वहां पहुंच जाऊं, तो इट इज पॉसिबल फॉर मी टू कैच दैट ट्रेन। तो 10:43 पर प्रिया यहाँ पहुंचेगी और उसी समय एक ट्रेन यहाँ से 10:43 पे लीव कर रही होगी, तो प्रिया इमीडिएटली उस ट्रेन को कैच कर लेगी। और कैच कर लेगी तो इसका मतलब अब वो इस डायरेक्शन में जा सकती है और उसका कोई वेटिंग टाइम नहीं है। तो कोई वेटिंग टाइम नहीं है मतलब हमें ये वाला रूट देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी कोई वेटिंग टाइम नहीं हुआ, मान लो यहाँ भी कोई वेटिंग टाइम नहीं हुआ, तो भी तो इधर ही टाइम कम आएगा, क्योंकि इधर 5 मिनट का डिफरेंस तो हमें दिख ही रहा है। ठीक है,
तो डेफिनेटली वो 10:43 पे यहाँ आ गई। अब 10:43 से उसको 29 मिनट और लगेंगे, तो 10:43 में 17 मिनट ऐड किए तो 11, 17 के बाद 12 मिनट और, तो 11:12 पर वो पहुंच जाएगी अपने डेस्टिनेशन पर, दैट इज स्टेशन एस। तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम देखें तो हरिप्रिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच स्टेशन एस लेट, है ना। What is the latest time by which she must be ready to board at station S if she must reach station B before 1 a.m. via station R? ठीक है, तो देर से देर भी उसे एस स्टेशन पर कितने बजे पहुंचना पड़ेगा जिससे कि वो स्टेशन बी पर 1 AM, रात का एक है ना, AM रात का एक, तो रात के 1 बजे से पहले वो यहाँ पहुंच जाए, है ना। तो ऑब्वियसली हमें सोचना पड़ेगा कि अगर बी पर हमें 1 बजे पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे। उसे चलना है स्टेशन एस से, जाना है स्टेशन आर के थ्रू। तो अगर वाया स्टेशन आर जाना है तो सबसे पहले तो इधर से ट्रेन देखो कि उसे आर पे ट्रेन मिलेगी कितने बजे, है ना। तो हमको ये बात समझ में आएगी कि जो ट्रेन यहाँ से सबसे रात में एकदम लास्ट ट्रेन निकलेगी, ठीक है, कौन सी ट्रेन निकलेगी, 12 बजे वाली ट्रेन। रात को 12 के बाद तो कोई ट्रेन ही नहीं है, तो उसे भी 12 + 11 मतलब 12, 11, 12:13, वो यहाँ से 12:13 पे लीव कर जाएगी। इसके बाद उसे कोई ट्रेन यहाँ से मिलेगी नहीं, है ना। तो हो सकता है कि वो बी पर जल्दी पहुंच जाए 1 AM से पहले, लेकिन अगर वो ये सोचेगी नहीं मुझे तो 1 AM पर ही पहुंचना है, तो फिर यहाँ कोई ट्रेन ही नहीं मिलेगी, वो पहुंच ही नहीं पाएगी, राइट। तो 12:13 के बाद इस स्टेशन पे कोई ट्रेन है ही नहीं जो कि आती हो बी की तरफ, राइट। तो उसे एनीवे 12:13 पे यहाँ पहुंचना ही पड़ेगा, और 12:13 पे यहाँ पहुंचना पड़ेगा। तो उसके बाद 15 मिनट है तो 12:18, फिर 2 मिनट का गैप 12:20, और 12:20 में 11 मिनट और ऐड कर दो तो 12:31, मतलब वो 12:31 पे ही बी पर पहुंच जाएगी। दैट इज ओके, 1 PM से पहले पहुंच रही है, लेकिन अगर उसने और वेट किया ना तो ये वाली ट्रेन भी उसे नहीं मिलेगी, फिर वो पहुंच ही नहीं पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे यहाँ पे 12:13 पे पहुंचना है किसी भी हालत में, और 12:13 पर पहुंचना है तो 29 मिनट पहले उसे यहाँ से ट्रेन कैच करनी पड़ेगी। तो 12:13 से 29 मिनट माइनस कर दो, तो 12:13 से 29 मिनट अगर हम माइनस करते हैं तो 12:13 से 13 माइनस करो 12 हो गया, और 16 मिनट माइनस करो तो हो गया 11:44। मतलब 11:44 के बाद अगर उसने यहाँ से कोई भी ट्रेन बोर्ड की तो वो पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये वाली ट्रेन मिस हो जाएगी। मतलब उसे हर हाल में 11:44 से पहले कोई ट्रेन कैच करनी पड़ेगी। ठीक है, आंसर ऑप्शन देखते हैं, 11:44 से पहले, तो डेफिनेटली ये तो नहीं है। अब उन्होंने बोला कि साथ में ये भी अलाउड है कि वो जितना चाहे उतना लेट हो सकती है, तो जितना चाहे उतना लेट हो सकती है, 11:44 से पहले फिर भी पहुंचना है। तो क्या 11:43 पॉसिबल है, मतलब मान लो वो 11:43 पे यहाँ पहुंची तो क्या उसको कोई ट्रेन मिलेगी, है ना। तो देखो उसे जाना है इस डायरेक्शन में, मतलब हमें ट्रेन तो एन से ही स्टार्ट होने वाली देखनी पड़ेगी। जो भी ट्रेन एन से स्टार्ट होगी उसे 17 मिनट लगेंगे। मान लो आपने यहाँ पर 11:30 वाली ट्रेन देख ली, तो 11:30 वाली जो ट्रेन है उसे 17 मिनट लगे तो 11:47 हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया। 11:44 के बाद वो लीव नहीं कर सकती, तो हमें यहाँ पर 11:20 वाली ट्रेन देखनी पड़ेगी। 11:20 वाली ट्रेन देखोगे तो 11:20 और 17 मिला के हो गया 11:37। ये ट्रेन यहाँ पर 2 मिनट वेट भी करेगी, हॉल्ट भी करेगी, मतलब 11:39। मतलब यहाँ से अगर उसकी 11:39 वाली ट्रेन छूट गई तो फिर नेक्स्ट ट्रेन जो है पकड़ने से कोई फायदा होगा नहीं, तो उसे यहाँ से 11:39 वाली ट्रेन ही पकड़नी पड़ेगी, एंड दैट इज वाई आंसर ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस इज हाउ, लाइक पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक शेड्यूल है, एक नेटवर्क डायग्राम है, वी हैव टू सॉल्व इट इन दिस वे। एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि कैलकुलेशन बेस्ड ही है पूरा कॉन्सेप्ट, लगभग चारों सेट कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन कैलकुलेशंस बहुत लॉजिकल है विद अ लॉट ऑफ माइंड इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सर्विस ऑन द AB लाइन कंसिडरिंग बोथ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। ठीक है, तो AB लाइन पर कितनी ट्रेन्स की हमें जरूरत है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ भी आती हो और साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जाती हो।
तो हमें पता है कि कोई भी ट्रेन अपना पूरी जर्नी खत्म करने के बाद 15 मिनट रेस्ट लेगी, उसके बाद ही वो अगली जर्नी में आ सकती है। तो अगर आप ए से बी तक देखोगे तो टोटल टाइम है 41 मिनट। 41 मिनट में 15 मिनट का रेस्ट टाइम भी है, मतलब जो ट्रेन है वो 56 मिनट के बाद ही अगली जर्नी के लिए तैयार हो पाएगी। और यहाँ पे 15-15 मिनट का डिफरेंस भी है, तो डेफिनेटली 15-15 मिनट के हिसाब से 56 मिनट पे तो कोई स्लॉट बनेगा नहीं, सीधे 1 घंटे में। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो ट्रेन निकली वो यहाँ पर वापस आने के लिए 1 घंटे बाद ही तैयार होगी। ठीक है, तो देखो हम क्या सोच सकते हैं कि यहाँ से एक ट्रेन जो है वो 6 AM पर निकलेगी, ठीक, यहाँ पर पहुंच जाएगी, और वो ट्रेन जो है वो यहाँ से वापस आने के लिए कब तैयार होगी, 7 AM पे। उससे पहले तो नहीं, 56 मिनट चाहिए, तो उसके बाद 7 AM आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमें 4 ट्रेन की जरूरत तो पड़ेगी, एक 6 AM, एक 6:15, एक 6:30 और एक 6:45। उसके बाद जो 7 AM वाली ट्रेन होगी वो तो यही होगी, जो 6 AM वाली ट्रेन यहाँ पहुंचेगी वही वापस आ जाएगी, तो उसके लिए हमें नई ट्रेन की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर 4 यूनिक ट्रेन तो चाहिए, ये 4 ट्रेन तो चाहिए। इन दी सेम वे जो ट्रेन यहाँ से 6 AM पे निकलेगी वो इधर से वापस 7 AM पर ही आ पाएगी, तो इधर भी 4 ट्रेन चाहिए। तो इसका मतलब हमको ये पता चला कि इस लाइन पर हमें कम से कम 8 ट्रेन चलाने की जरूरत है, मिनिमम टू मिनिमम। 4 ट्रेन स्टार्टिंग के इधर से, 4 ट्रेन स्टार्टिंग के इधर से, फिर हर ट्रेन 1 घंटे बाद दूसरे स्टेशन से, ऑपोजिट टर्मिनल स्टेशन से चलने के लिए तैयार हो जाएगी, तो फिर किसी और नई ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जो ट्रेन यहाँ से 6 AM पे निकलेगी वही यहाँ से 7 AM पे निकल सकती है, जो यहाँ से 6:15 पे निकलेगी वो यहाँ से 7:15 पे निकल सकती है, तो वो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर साइकिल बन जाएगा, यही 8 ट्रेन पूरे दिन चलती रहेंगी। ठीक है, तो हमें मिनिमम कितनी ट्रेन की जरूरत पड़ेगी, 8। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो what is the minimum number of trains that are required to provide the service in this city, है ना। तो अब अगर इस सिटी में हमें पूरे कुल मिलाकर ही ट्रेन्स निकालने, तो हमें पता चला कि ये जो नॉर्थ साउथ लाइन है इसमें इस लाइन पर 8 ट्रेन्स लगती हैं, तो डेफिनेटली इस लाइन पर भी 8 ट्रेन्स ही लगेंगी, दोनों लाइन सिमिलर ही है। इन दी सेम वे अगर हम हॉरिजॉन्टल में देखें, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में देखें, तो इसका ट्रैवलिंग टाइम है 61 मिनट, 15 मिनट का रेस्ट टाइम है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेन है वो 76 मिनट के बाद ही तैयार होगी। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ये बोल सकते हैं कि 10-10 मिनट का गैप है ना ईस्ट वेस्ट में, 10-10 मिनट्स, तो 10-10 मिनट्स के हिसाब से 76 तो 10 का मल्टीपल है नहीं, मतलब हर ट्रेन 80 मिनट के बाद फिर से यूजेबल हो जाएगी हमारे लिए। तो इसका मतलब 80 मिनट्स के बाद ही यूजेबल होगी, और 80 मिनट्स के पहले तो फिर 8 ट्रेन की जरूरत पड़ जाएगी, समझ रहे हो। हर 10-10 मिनट में एक ट्रेन है ना, तो एक ट्रेन 0 टाइम, जैसे 6 AM पे सोचो तो 6 AM, 6:10, 6:20, 6:30, 6:40, फिर 6:50, 7, 7:10, 7:10, 7:10 तक हमारे कितने मिनट हो जाएंगे, 60 + 20 मतलब 80। तो इसका मतलब 8 ट्रेन की जरूरत हमें पड़ेगी, फिर उसके बाद यही वाली ट्रेन वापस आ सकती है 7:20 पर। तो विच मीन्स कि यहाँ से 8 ट्रेन यूनिकली हमें चाहिए, वहां से भी 8 ट्रेन यूनिकली हमें चाहिए, तो 8 + 8 इस लाइन को कवर करने के लिए दोनों डायरेक्शन में 16 ट्रेन लगेंगे, इस लाइन को कवर करने के लिए भी दोनों डायरेक्शन में 16 ट्रेन लगेंगे। तो 8, 8, 16, 16 × 3 48, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेन जो रिक्वायर्ड हैं वो है 48, 48 ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो अब अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 to 10 नेक्स्ट सेट क्या है, इसके डायरेक्शंस क्या है। तो डायरेक्शन ये है कि देयर आर 15 गर्ल्स and some boys among the graduating students in a class. They are planning a get together which can be either a 1-day event or a 2-day event or a 3-day event. There are 6 singers in the class, 4 of them are boys. तो देखो यहाँ पे टेबल मैंने बना दिया, ये टेबल गिवन नहीं था, ये हमने ही ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पता है कि टोटल 15 गर्ल्स हैं, सम नंबर ऑफ बॉयज आर देयर, तो टोटल स्टूडेंट्स है 15 + 6। इन 15 + 6 स्टूडेंट्स में से 6 सिंगर्स हैं, राइट। तो 6 सिंगर्स हैं जिसमें से 4 बॉयज हैं, तो डेफिनेटली 2 गर्ल्स हैं, एंड 10 डांसर्स हैं, 10 डांसर्स में से 4 गर्ल्स हैं, तो इसका मतलब 6 बॉयज हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हो गया। अब आप इस टेबल को आगे लेके चल सकते हो, तो डेफिनेटली आपको चीजें याद रखने में हेल्प मिलेगी।
सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द गेट टुगेदर, तो ऐसा हो सकता है सम गर्ल्स सम बॉयज ऑल टुगेदर सम स्टूडेंट्स जो हैं वो गेट टुगेदर में जाए ही नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग दैट एक्टिविटी. Those students who are interested in attending a 3-day event are also interested in attending a 2-day event. ओके ठीक है, चलो बढ़िया, ये तो अच्छी बात है ना. उन्होंने हमसे ये बोला कि जो भी पर्सन 3-डे इवेंट को अटेंड करेगा, 3-डे इवेंट को अटेंड करेगा, जो भी इस सर्कल के अंदर है, मान लो जितने भी लोग 3-डे इवेंट को अटेंड करने वाले हैं वो सब इस सर्कल के अंदर हैं, तो फिर इनको उस सर्कल में भी होना है जहां पे लोग 2-डे इवेंट अटेंड कर रहे हैं. हर 3-डे इवेंट अटेंड करने वाला पर्सन 2-डे इवेंट भी अटेंड करेगा, एंड ऑब्वियसली हर 2-डे इवेंट अटेंड करने वाला पर्सन 1-डे इवेंट भी अटेंड करेगा, ये भी लिखा है. Those who are interested in attending a 2-day event are also interested in attending a 1-day event, which is quite logical also. कि अगर आप अपनी पिकनिक पे 2 दिन के लिए जा रहे हो तो शुरू का जो 1 दिन है उसको भी तो आप इंजॉय करोगे ही, और अगर 3 दिन के लिए जा रहे हो तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, तीनों ही दिन की एक्टिविटीज को आप अटेंड करोगे. ठीक है, तो प्रैक्टिकल भी है, लॉजिकल भी है और क्वेश्चन में गिवन भी है. तो ये बात हमें समझ में आई कि जितने भी लोग 3 दिन रुकेंगे वो 2 दिन भी रुकने वाले हैं, और जो 2 दिन रुकेगा वो 1 दिन भी रुकने वाला है. ठीक है, तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो सिर्फ 1 दिन रुके, 2 दिन नहीं रुके, 3 दिन नहीं रुके. ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो 2 दिन रुके लेकिन तीसरे दिन नहीं रुके, और ऐसे भी लोग होंगे जो कि तीनों दिन रुके. ठीक है, तो ये हमारी कुछ कुल मिलाकर कुछ अंडरस्टैंडिंग बनती है. दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ टूर, हाँ ठीक है, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया. अब अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन आती है. अगेन ये टेबल जो है इस इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए हमने ड्रॉ किया है, ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है. ठीक है, तो the following facts are also known. All the girls and 80% of the boys are interested in attending a 1-day event. ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि 1-day इवेंट में सारे गर्ल्स इंटरेस्टेड हैं, ऑल गर्ल्स, राइट, तो गर्ल्स कितने हैं अपने पास 15. ठीक है, 15 गर्ल्स हैं एंड दे ऑल आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द 1-डे इवेंट. ठीक, एंड 80% ऑफ द बॉयज, तो जितने भी बॉयज होंगे उसका 80% मतलब 0.8x इतने बॉयज जो हैं ये अटेंड करना चाहते हैं, राइट, 1-डे इवेंट को. तो ऑब्वियसली बॉयज कितने हैं टोटल x, और गर्ल्स कितने हैं 15. 15 में से पूरे 15, x में से 0.8x, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर इन दोनों का सम आ जाएगा. बट एनीवे सम बाद में देखेंगे, पहले अपन x के वैल्यू के ऊपर फोकस करते हैं. कहीं ना कहीं से तो आएगी x की वैल्यू. उसके बाद 60% ऑफ द बॉयज आर इंटरेस्टिंग इन अटेंडिंग अ 2-डे इवेंट. तो ये जो x है इसका 60%, ये 2-डे है, ये 3-डे है ना. तो जो हमारे पास बॉयज है, ठीक है, x, उसमें से 60% बॉयज मतलब 0.6x बॉयज जो है वो 2-डे इवेंट में भी इंटरेस्टेड. एंड ऑब्वियसली हमको ये पता था कि जो 2-डे इवेंट करेगा वो 1-डे तो करने ही वाला है ना. जो 2-डे करेगा वो 1-डे तो करने ही वाला है, तो इसका मतलब ये जो 0.6x है ये 0.8x में इंक्लूडेड है. उसके बाद फिर हमें ये पता चला कि सम ऑफ द गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 1-डे इवेंट बट नॉट अ 2-डे इवेंट. ठीक है, मतलब कुछ लड़कियां जो हैं वो एक ही दिन के लिए जाना चाहती हैं, 2 दिन के लिए नहीं जाना चाहती. सम ऑफ द अदर गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग बोथ, जबकि कुछ लड़कियां जो हैं वो 2 दिन के लिए जाना चाहती हैं, तो 1-डे इवेंट भी अटेंड करेंगी, 2-डे इवेंट भी अटेंड करेंगी. 70% of the boys who are interested in attending a 2-day event are neither singers nor dancers. तो इस 0.6x का और 70% निकाल. 0.6x बॉयज जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं 2-डे इवेंट अटेंड करने के लिए, और उसमें से 70% ना तो सिंगर हैं और ना ही डांसर हैं. तो 0.6 का 0.7 तो मतलब वो हो जाएगा 0.42. तो हमें ये पता चलेगा कि 0.42x बॉयज हैं जो कि इस कैटेगरी में है, और वो सिंगर्स भी नहीं है, डांसर्स भी नहीं है, वो 2-डे इवेंट अटेंड करना चाहते हैं. इसका मतलब x एक ऐसा नंबर है, x एक ऐसा नंबर है जिसका 42% भी नेचुरल नंबर हो, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज तो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते ना, डेसिमल में नहीं हो सकते. तो इस x का 42% एक नेचुरल नंबर होगा. 0.42x का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो मतलब होगा 42/100. 42/100 मतलब 21/50,
एंड वी कैन से फॉर श्योर कि 21/50 को अगर नेचुरल नंबर होना है तो x की वैल्यू 50 का मल्टीपल है फॉर श्योर, राइट। अच्छा, अब इसमें एक लॉजिक और भी है कि अगर 0.6x बॉयज में से 0.42x बॉयज जो हैं वो हैं नाइदर सिंगर नॉर डांसर, तो फिर सिंगर और डांसर की कैटेगरी में कितने होंगे, तो 0.6 में से 0.42 माइनस करो, तो ये दोनों मिलाकर होंगे 0.18x, और 0.18x जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 0.18 मतलब 18/100, 18/100 मतलब 9/50 टाइम्स ऑफ x, ठीक है, 9/50 टाइम्स ऑफ x। इससे भी ये पता चला कि x 50 का मल्टीपल होगा, लेकिन इससे एक बात और पता चली कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सिंगर और डांसर्स हैं, अगर आपने ध्यान से देखा तो जो टोटल नंबर ऑफ सिंगर और डांसर्स हैं तो वो तो हमें पता है कि 16 से ज्यादा है ही नहीं, पूरे ग्रुप में ही नहीं है, लड़के लड़कियां सब मिला के कुल मिलाकर हमारे पास 16 सिंगर्स एंड डांसर्स हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉयज भी जो सिंगर एंड डांसर हैं उनकी वैल्यू 16 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये जो 9/50 टाइम्स ऑफ x है ये 16 के बराबर या उससे छोटा ही होगा, कम तो नहीं होगा। तो क्या x की वैल्यू 100 हो सकती है? नहीं, राइट। अगर x को 100 लोगे तो 9 इंटू 2 हो जाएगा 18 जो कि बड़ा हो जाएगा, तो मतलब x की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है 50, वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो यहां से हमको ये पता चला कि नंबर ऑफ बॉयज सिर्फ और सिर्फ 50 ही हो सकते हैं, 50 का मल्टीपल होना जरूरी है क्योंकि 0.42x इंटीजर होगा, और 100 हो नहीं सकता, नहीं तो नंबर ऑफ सिंगर्स डांसर्स 16 से ज्यादा हो जाएंगे। तो डेफिनेटली हमको ये पता चला कि ये 50 है। अगर ये 50 है तो 50 का 80% होता है 40, तो यहाँ 40 आ जाएगा। उसके बाद 60% होता है 30, तो यहाँ 30 आ जाएगा। 30 का 70% होता है 21, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो उन्होंने हमसे क्या कहा, उन्होंने हमसे ये कहा कि नो गर्ल इज इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 3-day इवेंट, तो कोई भी लड़की 3 दिन का इवेंट अटेंड करने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो 15 लड़कियां हैं लेकिन 3 दिन तक कोई नहीं रुकना चाहता, तो जो लड़कियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 2 दिन के ही इवेंट अटेंड करेंगी, जो भी 2 डे तक रुकेगा वो 2 डे और 1 डे दोनों करेगा, जो नहीं रुकेगा वो सिर्फ 1 डे करके चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोलें तो यहां पर और क्या हो सकता है कि नो गर्ल इज इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 3-day इवेंट, तो ये तो 0 हो गया। ऑल मेल सिंगर्स, ठीक है, तो जितने भी मेल सिंगर्स हैं, तो जितने भी मेल सिंगर्स हैं, जितने भी मेल सिंगर्स हैं, कितने मेल सिंगर्स हैं? 4, ठीक है, तो 4 मेल सिंगर्स हैं, और उन्होंने क्या किया है, तो ऑल मेल सिंगर्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 3-day इवेंट, तो मेल सिंगर हैं 4, और चारों के चार जो हैं वो करना चाहते हैं 3-day इवेंट को अटेंड, मतलब ये 4 3-day इवेंट में भी हैं, 2-day इवेंट में भी हैं, 1-day इवेंट में भी हैं, और ऑब्वियसली सिंगर तो 4 ही है, मेल सिंगर तो 4 ही है, तो 4 है तो इसका मतलब ये चारों यहाँ भी होंगे और ये चारों यहाँ भी होंगे। हमें पहले से पता है जो 3-day इवेंट अटेंड करेगा वो 2-day भी करेगा, और जो 2-day करेगा वो 1-day भी करेगा। तो डेफिनेटली ये 4 सिंगर जो हैं, जो कि मेल सिंगर्स हैं, वो नीचे से ऊपर तक दिखेंगे, और इसके अलावा कोई और यहाँ दिखेगा भी नहीं क्योंकि मेल्स में 4 ही सिंगर हमारे पास है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखते हैं एंड 2 ऑफ द डांसर्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 3-day इवेंट, ठीक है, 2 ऑफ द डांसर्स, तो कुल मिलाकर अब बॉयज और गर्ल्स में से 2 डांसर हैं जो कि 3-day इवेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि कोई भी लड़की तो 3-day इवेंट करना ही नहीं चाहती, तो इसका मतलब वो दोनों भी लड़के ही होंगे, तो जो 2 डांसर 3-day इवेंट करना चाहते हैं वो भी लड़के होंगे, और अब अगर ये 2 यहाँ पर 3-day करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, लेकिन मेल डांसर्स हमारे पास थोड़े से ज्यादा है, मेल डांसर्स कितने हैं? 6, राइट। तो अभी सोचना है कि ये वैल्यू ऊपर तक 2 ही रहेगी या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखो सिंगर तो 4 ही थे, तो अगर 4 सिंगर हैं तो अब सिंगर की कैटेगरी में और कोई आएगा ही नहीं, तो ऊपर से नीचे तक 4-4-4 ही रहेगा। लेकिन अब अगर यहाँ 2 है तो हो सकता है कुछ और डांसर भी हो, मेल डांसर, जो कि 2 दिन का इवेंट करे लेकिन 3 दिन का ना करे, ठीक है, तो वो यहाँ ऐड हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो 1 डे का इवेंट अटेंड करें और 2 डे का ना करें, तो वो यहाँ पर भी ऐड हो जाएंगे। तो चल फिर अगर हम ये देखते हैं कि द नंबर ऑफ सिंगर्स इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2-day इवेंट इज 1 more than the number of dancers interested in attending a 2-day इवेंट, ठीक है। तो जो डांसर्स हैं वो 2-day इवेंट में हमें पता है कि बॉयज कितने हैं? 4,
गर्ल्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिंगर्स में गर्ल के हैं कितने, दो ही तो है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम भी देखें तो दो लड़कियां और हो सकती हैं, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 6 गर्ल्स हो सकती हैं। फिर उन्होंने बोला द नंबर ऑफ सिंगर्स इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट इज वन मोर देन द नंबर ऑफ डांसर्स, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये 6 है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक। अब हमें पता है कि यहाँ पर गर्ल्स में कितने डांसर्स हैं हमारे पास, राइट। गर्ल्स में कितने डांसर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं गर्ल्स में डांसर्स कितने हैं, तो 4 डांसर्स हैं। तो यहाँ से हमें 4 मिल सकता है, लेकिन ये जो 2 डांसर हैं ये तो कर ही रहे हैं अटेंड, है ना। 3 डे इवेंट कर रहे हैं तो 2 डे तो करेंगे ही, और उसके साथ कुछ और भी हो सकते हैं। यहाँ पर भी कोई वैल्यू मिल सकती है, ये 5 और ये मैक्सिमम 6। अब देखो यहाँ पे अगर ये 4 होगा तो क्या पॉसिबल होगा इसका 3 होना, तो भी पॉसिबल है। तो चलो ठीक है, आगे क्या लिखा है वो देखते हैं कि द नंबर ऑफ सिंगर्स इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट इज वन मोर देन द नंबर ऑफ डांसर्स इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और पढ़ते हैं, एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि हमारे पास 70% ऑफ द बॉयज हु आर इंटरेस्टेड इन, अच्छा ये वाला जो क्लू है इसको मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। 70% of the boys who are interested in attending a 2 day event are neither singers nor dancers, right। तो ये तो हमें पता चला कि यहाँ पर 21 है जो कि सिंगर भी नहीं है डांसर भी नहीं है। अच्छा एक और बात है कि अगर ये 21 जो है सिंगर और डांसर नहीं है तो टोटल तो 30 है, 30 में से 21 गया तो कितने चाहिए यहाँ पे 9, और 9 चाहिए तो ये 4 है और ये 2 है। 4 सिंगर्स तो शुरू से आखिरी तक है ही, क्योंकि वो 3 डे इवेंट कर रहे हैं तो 2 डे भी करेंगे 1 डे भी करेंगे, ठीक है। 2 डांसर्स हैं बॉयज में जो कि 3 डे कर रहे हैं तो 2 डे भी करेंगे और 1 डे भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग भी होने चाहिए, क्योंकि ये टोटल सम तो 9 चाहिए, और टोटल सम 9 चाहिए तो यहाँ पे 3 जरूर होगा। तो हमें पता चल गया कि ये 2 + 3 5 तो हो ही गया, और अगर ये 5 हो गया तो 5 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 6 है। तो विच मीन्स कि यहाँ पर भी 0 होगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर इस सम को 30 बनाने के लिए 21 में 9 ऐड करना है, 4 तो है मतलब यहाँ 5 चाहिए। तो ये जो 2 डांसर 3 डे इवेंट कर रहे हैं ये 2 डे इवेंट भी करेंगे। इसके अलावा 3 डांसर और होंगे जो सिर्फ 2 डे करेंगे 3 डे नहीं करेंगे, और इन तीनों ने डेफिनेटली 1 डे भी किया होगा, ठीक है। इन तीनों ने डेफिनेटली 1 डे भी किया होगा, तो यहाँ पे 2 + 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये 2 + 3 है अगर, तो ये हो गए नंबर ऑफ डांसर्स 5, और नंबर ऑफ सिंगर्स यहाँ पे 5 से एक ज्यादा है 6, और मैक्सिमम 6 ही हो सकता है। मतलब यहाँ कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 1 भी लिखा तो ये 6 हो जाएगा, फिर ये 7 नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतने तो हमारे पास लोग ही नहीं है, ठीक है, इस कैटेगरी में। तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू भी हमें मिल गई। अच्छा आगे क्या लिखा था कि 60% ऑफ द गर्ल्स हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट आर नाइदर सिंगर्स नॉर डांसर्स, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर नाइदर सिंगर नॉर डांसर जो गर्ल्स करना चाहती हैं 2 डे इवेंट अटेंड, उसमें से 60% यहाँ है, मतलब बाकी की 40% यहाँ है, और 40% कितना हुआ 2, तो मतलब 60% कितना होगा 3, ठीक है। और 2 + 3 100% कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब जो लड़कियां 2 दिन का इवेंट अटेंड करना चाहती हैं वो 15 में से सिर्फ 5 हैं, उसमें से 2 हैं सिंगर जो कि 40% हो गया, और 60% जो है वो नाइदर सिंगर नॉर डांसर, क्योंकि इस कैटेगरी में तो यहाँ 0 आएगा ही, ठीक। ये भी डिसाइफर हो गया, ये वैल्यू भी हमें समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया 30 + 5 35, 35 में से 11 तो यहाँ पर है तो 24 यहाँ आ जाएंगे। ये 2 डे इवेंट वाला जो पार्ट है ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद और कुछ समझ सकते हैं क्या हम, है ना। मेरे ख्याल से और तो कोई वैल्यू नहीं समझ में आ रही। टोटल पर्सन जो 1 डे इवेंट अटेंड करना चाहते हैं 40 + 15 मतलब 55 है। उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ सिंगर्स और नंबर ऑफ डांसर्स हैं कितने, तो ध्यान से देखो। नंबर ऑफ सिंगर्स 6 हैं, तो क्या पूरे 6 सिंगर्स का हमें अकाउंट मिल गया। तो देखो सिंगर्स में यहाँ 4 और 2 दोनों आ गए, तो ये जो 2 लड़कियां हैं ये वो यहाँ पर भी इवेंट अटेंड करेंगी, तो ये पूरे 6 सिंगर्स 1 डे 2 डे इवेंट अटेंड कर रहे हैं। डांसर हमारे पास कितने हैं, तो डांसर हैं हमारे पास 10,
क्या ये पूरे 10 डांसर्स का भी हिसाब किताब हमें मिला? तो यहाँ पर 2 + 3 5 डांसर्स हैं, ठीक है। 2 + 3 कितने हैं? 5, ठीक। और 5 ही डांसर्स हैं, मतलब अभी 5 बचे हैं। 5 में से 5 डांसर में से, ठीक है, 4 तो लड़कियां हैं, एक लड़का और है। तो वो जो एक लड़का और है, 4 लड़कियां हैं और एक लड़का और है, तो यहाँ पे 4 डांसर हो सकते हैं और यहाँ पर एक डांसर और हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हम x रख सकते हैं कि शायद यहाँ पर एक डांसर और होगा, x की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। उसके बाद 40, अच्छा x नहीं, x हमने ऊपर यूज कर लिया था, यहाँ a रख लो। अब देखो 4 + 5 9, 40 में से 5 9 गया तो 31, और ये प्लस ए तो है ही, मतलब यहाँ पे 31 - a हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर a की वैल्यू 0 हुई तो इन 40 में से 31 लोग नाइदर सिंगर नॉर डांसर हैं, जो कि वन डे इवेंट अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर a की वैल्यू 1 हुई तो फिर ये हो जाएंगे 30 के बराबर। अब गर्ल्स में इस डेटा को क्या हम समझ सकते हैं? तो गर्ल्स में हमारे पास 4 डांसर हैं, ठीक है। तो उन 4 डांसर में से कितने लोग अटेंड कर रहे हैं वन डे इवेंट हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई डांसर है नहीं। तो ये पूरे 4 अगर होंगे तो 1 2 3 4 यहीं पर हो सकते हैं। तो y की वैल्यू 0 से 4 तक कुछ भी हो सकती है। उसके बाद ये 15 है, 15 में से 2 माइनस किया 13, तो ये 13 - y हो सकता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। तो अब इस टेबल के बेसिस पर हमको देने हैं क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट, ठीक। क्या होता है यहाँ पर? अच्छा, क्या सारे डांसर्स वन डे इवेंट कर रहे हैं? गर्ल्स में ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या? अच्छा, ठीक है। हाँ जी बच्चों, ये तो लिखा ही था पहली लाइन में कि ऑल दी गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ वन डे इवेंट। तो अगर सारी ही लड़कियां वन डे इवेंट करना ही चाहती हैं, तो उसमें जितने सिंगर और डांसर हैं वो भी वन डे इवेंट अटेंड करेंगे ही। तो 2 + 4 6, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर आ जाएगा 5 + 4 9 + a, और यहाँ पे 31 - a + 9, तो यहाँ पे 40 - a, ठीक है। दैट्स इट। तो अब अगर हम देखें तो ये फाइनल टेबल बन गया। नीचे के कुछ वैल्यूज हमें नहीं पता, यहाँ पर भी ए है, जिसमें ए की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, ठीक है। लड़कों में से एक लड़का है जो कि डांसर है, वो इवेंट अटेंड कर रहा है या नहीं वो हमें पता नहीं। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास? तो डेफिनेटली 50। ये तो हमने पता कर ही लिया था कि क्लास में डेफिनेटली 100% 50 बॉयज ही होंगे, क्योंकि 50 का ही आप 42% इंटीजर में कैलकुलेट कर पाओगे, और 50 से ज्यादा करोगे तो सम बड़ा हो जाएगा। चल, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन? The number of boys who are interested in attending a one day event and are neither dancers nor singers, right? क्या हम ये वैल्यू पता कर सकते हैं कि वो बॉयज जो कि वन डे इवेंट अटेंड करना चाहते हैं और जो ना तो सिंगर है ना डांसर, तो वो हम पता नहीं कर सकते। वो ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, 31 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, तो इसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। सेकंड है द नंबर ऑफ फीमेल डांसर्स हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ वन डे इवेंट। तो वन डे इवेंट में नंबर ऑफ फीमेल डांसर्स 4 होंगे, क्योंकि सारे ही फीमेल वन डे इवेंट तो अटेंड कर ही रही हैं। तो डेफिनेटली आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ टू डे इवेंट? तो टू डे इवेंट में कितने लोग जा रहे हैं? 35। और 35 जो है वो पूरी क्लास का कितना परसेंटेज है? तो क्लास में 50 बॉयज हैं, 15 गर्ल्स हैं, मतलब टोटल 65 स्टूडेंट्स हैं। तो 35 65 का कौन सा फ्रैक्शन है? 5 से कैंसिल करो तो 7/13, सो दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो what best can be concluded about the number of male dancers who are interested in attending a one day event? तो वन डे इवेंट में नंबर ऑफ मेल डांसर्स कितने हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू 0 या 1 होगी, तो 5 और 6, आंसर ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो 10th है हाउ मेनी फीमेल डांसर्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ टू डे इवेंट, ठीक है। तो कितने फीमेल डांसर्स हैं जो कि टू डे इवेंट अटेंड करना चाहते हैं? तो वो है 0 फॉर श्योर। तो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट, हमारा सेकंड सेट भी सॉल्व हो गया। थर्ड सेट देखेंगे।
Adhara, Bithi, Chaya, Dhanvi, Esther, and Fatima are the interviewers in a process that awards funding for new initiatives. Every interviewer individually interviews each of the candidates individually and awards a token only if she recommends funding. A token has a face value of 2, 3, 5, 7, 11, or 13. Each interviewer awards token of a single face value only. ठीक है, मतलब कोई भी इंटरव्यूअर जो है वो हर कैंडिडेट को एक ही वैल्यू का टोकन जो है वो अवार्ड कर सकता है, विच मींस कि मान लो अधरा जो है उसने किसी एक कैंडिडेट को, लेट से उसने किसी एक कैंडिडेट को 11 नंबर का टोकन दिया, तो वो हर कैंडिडेट को 11 ही देने वाली है। या फिर एस्थर जो है उसने अगर 13 दिया है तो वो हर कैंडिडेट को 13 ही देगी। तो एक इंटरव्यूअर एक कैंडिडेट को एक ही नंबर का टोकन दे सकता है, एंड हर इंटरव्यूअर हर कैंडिडेट को टोकन देगा ऐसा जरूरी नहीं है, उसे सही लगेगा तो देगा, है ना। तो एवरी इंटरव्यूअर इंडिविजुअली इंटरव्यूज ईच ऑफ द कैंडिडेट्स इंडिविजुअली एंड अवार्ड्स अ टोकन ओनली इफ शी रिकमेंड्स फंडिंग। ठीक है, तो अगर वो फंडिंग को रिकमेंड करता है तो देगा, नहीं तो नहीं भी देगा। तो मतलब हर कैंडिडेट को इनमें से कुछ टोकन्स मिल सकते हैं, कुछ टोकन्स नहीं मिल सकते। उसके बाद वंस ऑल 6 इंटरव्यूअर्स आर ओवर फॉर अ कैंडिडेट, मतलब एक कैंडिडेट का पूरे 6 इंटरव्यूअर्स ने इंटरव्यू कर लिया, टोकन्स जिनको देने थे उन्होंने दे दिए, जिनको नहीं देने थे उन्होंने नहीं दिए, तो फिर क्या होगा, द कैंडिडेट रिसीव्स अ फंडिंग दैट इज ₹1000 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यूज ऑफ ऑल द टोकन्स। ठीक है, तो क्या होगा कि उस केस में कैंडिडेट को जितने भी टोकन्स मिले हैं उन सारे टोकन्स के नंबर का मल्टीप्लिकेशन ले लो और उसे 1000 टाइम्स कर दो, उतनी फंडिंग उसे मिल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कैंडिडेट हैज टोकन्स विद फेस वैल्यू 2, 5 एंड 7, देन ही विल गेट 2 into 5 into 7 which means 70, 70 into 1000, 70,000 की फंडिंग। प्रज्ञा, Kahira, Rashida, Smera, and Tantra were 5 candidates who received funding. The funds they received in descending order. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि अब हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा फंड किसको मिला। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में फंड्स गिवन है। अब प्रज्ञा को ही सबसे ज्यादा मिला था या काहिरा को या रशीदा को, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं। तो इनमें से कोई एक फंड प्रज्ञा को मिला है, एक काहिरा को मिला होगा, कोई सा भी एक राशिदा को, एक स्मेरा को, एक तंत्रा को। तो कुल मिला के हमारे पास इंटरव्यूअर्स है ABCDEF, हमारे पास कैंडिडेट्स हैं PQRS and T, और ये हमारी फंडिंग्स हैं। ठीक है, अगर हम इन फंडिंग्स को समझें तो ये 1000 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टोकन्स हैं। तो यहां से अगर 1000 हटा दोगे तो प्रोडक्ट ऑफ द टोकन्स तो इमीडिएटली समझ में आ ही जाएगा। तो हमको ये तो पता चलेगा ही 100% कि ये जो 390 है ये कौन कौन से नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो इसमें 0 है तो 2 into 5 तो होगा ही। 39 3 से भी डिवाइड होता है तो 2 into 3 into 5 ये हो गया 30। 30 से डिवाइड किया तो बचेगा 13, तो ये हो गया हमारे 4 टोकन। मतलब जिस पर्सन को 390,000 की फंडिंग मिली है उसे ये 4 टोकन मिले हैं। सिमिलरली 210 जो है वो किसका प्रोडक्ट है, तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 into 5 10 into 3 into 7, उसे ये 4 टोकन्स मिले हैं। 165 है 3 into 5 into 11 के बराबर। 77 है 7 into 11, और उसके बाद देखोगे यहाँ पे 66, तो 66 है 2 into 3 into 11। तो डेफिनेटली इस तरीके से अलग अलग तरीके के टोकन्स कैंडिडेट्स को मिले हैं, लेकिन यही 5 कॉम्बिनेशन है, ये तो हमें पता चल रहा है। तो अब अगर हम टेबल बनाने की कोशिश करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसको 390,000 की फंडिंग मिली है उसके टोकन का प्रोडक्ट्स कितना है 390, और 390 में 2 और 5 आ जाएगा, फिर बचेगा 39, तो 39 है तो 3 और 13 भी आ जाएगा, ये दोनों टोकन्स नहीं होंगे। 210 में 2 और 5 का प्रोडक्ट 10 और 3 और 7 का प्रोडक्ट 21, तो ये दोनों नहीं होंगे। 165 में 2 नहीं होगा, 3 है, फिर बचेगा 3 5 15, 15 into 11, तो ये दोनों नहीं होने वाले। 77 में सिर्फ 7 और 11 है, तो ये तो नहीं होंगे। उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे 66 है, तो 2 into 3 6, 6 into 11, ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, हमको ये बात समझ में आई कि जिसको 390 का प्रोडक्ट मिल रहा है उसको 4 टोकन मिलने वाले हैं। ठीक है, 210 के लिए भी 4 टोकन, 165 के लिए 3 टोकन, 77 के लिए 2 और 66 के लिए भी 3। राइट,
अब उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ यहाँ पे क्लूज और भी गिवन है। क्लूज क्या है? फातिमा अवॉर्डेड टोकन्स टू एवरीवन, फातिमा ने सबको टोकन दिए एक्सेप्ट काहिरा। मतलब फातिमा इनमें से ही कोई एक है ना, फातिमा के पास या तो 2 नंबर का टोकन है या 3 या 5 या 7, तो उसने सबको दिए, सिर्फ एक को नहीं दिया। मतलब किसी एक कॉलम में 4 टिक होने चाहिए। तो 4 टिक कौन से कॉलम में है? 3 में। देखो 4 टिक 3 में है, बाकी किसी में भी 4 टिक नहीं है। तो इसका मतलब यही वाला कॉलम फातिमा का है। फातिमा के पास कौन से नंबर का टोकन था? 3 नंबर का टोकन था। तो उसने सबको टोकन दिया 3 नंबर का, किसको नहीं दिया? काहिरा को। तो मतलब ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली काहिरा है। वाइल अधरा अवॉर्डेड टोकन्स टू नो वन एक्सेप्ट प्रज्ञा, अधरा जो है उसने सबको टोकन दिया, नहीं किसी को भी नहीं दिया, सिर्फ प्रज्ञा को दिया। मतलब अधरा एक ऐसी पर्सन है जिसने सिर्फ एक ही पर्सन को टोकन दिया है। तो अगर आप ये वाला कॉलम देखोगे तो इसमें अधरा है, इसने 13 नंबर का टोकन सिर्फ एक ही पर्सन को दिया है, राइट। और वो पर्सन कौन है? वो है प्रज्ञा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो राशिदा रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन्स दैट एनीवन रिसीव्ड, राशिदा रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन्स दैट एनीवन रिसीव्ड, ठीक है। तो किसी को भी सबसे ज्यादा टोकन कितने मिले? 4 लेकिन 4 का एक केस तो कौन है? प्रज्ञा। तो 4 का दूसरा केस कौन है? राशिदा, क्योंकि राशिदा को भी हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन्स मिले हैं। बट शी डिड नॉट रिसीव वन फ्रॉम एस्थर, लेकिन उसे एस्थर से नहीं मिला। तो इन दोनों में से कोई एक एस्थर है, हम जानते हैं ये तो अधरा है। तो एस्थर के पास कौन से नंबर का टोकन है? 11। बीथी अवॉर्डेड अ टोकन टू स्मेरा बट नॉट टू काहिरा, अब बीथी ने टोकन जो है वो स्मेरा को तो दिया है ना। अब देखो अगर ये बीथी है तो उसने इसको दिया है, तो ये स्मेरा होगी। अगर ये बीथी है तो बीथी ने स्मेरा को टोकन दिया है, तो यहाँ पर स्मेरा है, राइट। या फिर अगर ये बीथी है तो बीथी ने स्मेरा को टोकन दिया है, तो अगर ये बीथी है तो ये स्मेरा है ना। एंड बट नॉट काहिरा, लेकिन बीथी ने काहिरा को नहीं दिया। तो ये अगर ये स्मेरा होगी, ये अगर स्मेरा होगी तो ये काहिरा हो जाएगी, और अगर ये स्मेरा होगी तो फिर काहिरा को नहीं मिला तो ये काहिरा हो जाएगी। अच्छा, काहिरा तो ऑलरेडी पता है ना, लेकिन ओके काहिरा पता है, हमें कौन नहीं पता है अभी तक? तंत्रा, ठीक है। तंत्रा के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो बीथी ने स्मेरा को तो टोकन दिया है, while Dhanvi awarded a token to Kahira but not Smera. ओके, धानवी जो है वो काहिरा को दे रही है लेकिन स्मेरा को नहीं दे रही, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 केस बन जाएंगे, या तो ये बीथी हो सकती है या फिर ये बीथी हो सकती है, राइट। ऑब्वियसली ये बीथी नहीं होगी, क्योंकि अगर ये बीथी होगी तो यहाँ दोनों जगह क्रॉस है, तो फिर स्मेरा तो आपको मिलेगी ही नहीं। तो इनमें से कोई एक स्मेरा है, कोई एक तंत्रा है। उसे बीथी ने टोकन दिया है, दूसरे पर्सन को नहीं दिया है। एंड सेम इज द केस विद धानवी, धानवी ने काहिरा को टोकन दिया है। अच्छा, काहिरा को टोकन 2 ही लोगों से मिला है, तो ये डेफिनेटली धानवी है ना। काहिरा को टोकन 2 ही लोगों से मिला है, तो एक तो ईथर है, तो दूसरा जो पर्सन है वो डेफिनेटली धानवी है। अब हमें बीथी का नहीं पता, और ऊपर ए बी सी डी, तो सी का भी नहीं पता, छाया का। तो बीथी और छाया में से कोई एक ये है, कोई एक ये है। सिमिलरली स्मिथा और तंत्रा में से कोई एक ये है, स्मेरा और तंत्रा में से, और कोई दूसरा ये है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 केस हमारे पास बन जाएंगे। ऐसे 2 टेबल बना लो, जहां जहां टोकन दिए हैं वो तो हम आइडेंटिफाई कर ही चुके हैं, ठीक है। टिक की जगह यस लिख दो, और उसके बाद क्रॉस की जगह नो, ठीक। मेरे ख्याल से ये तो खैर इतना सारा तो अपने को लिखना नहीं है एग्जाम में, बट ऑब्वियसली इस तरीके से हम समझ सकते हैं अभी सॉल्यूशन के टाइम पे। अदरवाइज एग्जाम में तो टिक क्रॉस ही लगा लोगे तो काफी हो जाएगा। और उसके बाद एक केस ये है कि अगर ये फर्स्ट पर्सन बीथी है तो फिर ये स्मेरा है, क्योंकि बीथी ने स्मेरा को टोकन दिया है, और फिर तंत्रा को नहीं दिया, ठीक, काहिरा को भी नहीं दिया। उसके बाद अगर ये बीथी है तो इसने स्मेरा को दिया है, तो ये स्मेरा हो जाएगी और ये तंत्रा हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस डेटा। अब उन्होंने बोला हाउ मेनी टोकन्स डिड काहिरा रिसीव, काहिरा को कितने टोकन्स मिले। तो काहिरा तो श्योर है 77, और जो 77% जिसके वैल्यू 77 है उसे 2 ही टोकन मिले हैं, 7 और 11। तो आंसर इज 2, दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली रिसीव्ड अ टोकन फ्रॉम बीथी बट नॉट फ्रॉम धानवी, ठीक है। तो ऐसा कौन है जिसे बीथी से टोकन मिला ही है 100%, मतलब दोनों केसेस में मिला होगा,
तो यहाँ पे B3 से टोकन किसको नहीं मिला? तंत्रा और काहिरा। तो तंत्रा और काहिरा तो आंसर हो ही नहीं सकते। यहाँ पर B3 से किसको टोकन नहीं मिला? तो काहिरा और तंत्रा है, तो काहिरा और तंत्रा यहाँ पर भी आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो B3 को से टोकन 100% किसको मिला होगा? ठीक है, तो उसमें P है, R है, वहां पे भी PR है, राइट। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर S है और वहां पर S नहीं है ना, PRS। ठीक है, तो B3 जो है, but not Dhanvi, who among the following definitely received the token from B3? तो B3 से टोकन मिल सकता है P, R और S को, है ना। B3 से टोकन मिल सकता है P, R और S को। यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन वो पर्सन कौन है जिसको धानवी से नहीं मिला? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो P को धानवी, S को धानवी से नहीं मिलता है, R को ही मिलता है, राइट। एंड डेफिनेटली इधर देखोगे तो धानवी से टोकन नहीं मिलना चाहिए, तो P को नहीं मिल रहा है और T को। तो मेरे ख्याल से P इज दी ओनली पर्सन जिसको B3 से तो टोकन मिल रहा है दोनों टेबल में, लेकिन धानवी से नहीं मिल रहा। ठीक है, R के साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, आर के साथ प्रॉब्लम है। आर को यहाँ पर दोनों से टोकन मिल रहा है, B3 से भी और धानवी से भी। कंडीशन ये है B3 से मिलना चाहिए और धानवी से नहीं मिलना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए प्रज्ञा इज द करेक्ट आंसर। देन हाउ मेनी टोकन्स डिड छाया अवार्ड? तो छाया ने डिड छाया अवार्ड, तो छाया ने कितने टोकन्स दिए? तो आप पहला टेबल देखो या दूसरा, इस टेबल में भी छाया ने 3 अवार्ड्स दिए हैं, 3 टोकन्स दिए हैं। इस टेबल में भी इसने तीन टोकन दिए हैं, तो मतलब आंसर इज 3, डेफिनेटली दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे तो हाउ मेनी टोकन्स डिड स्मेरा रिसीव? तो अगर स्मेरा ये है तो भी उसे 3 टोकन मिल रहे हैं, स्मेरा ये है तो भी उसे 3 टोकन मिल रहे हैं, मतलब इन आइदर केस स्मेरा को भी 3 टोकन ही मिलते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द अमाउंट ऑफ फंडिंग दैट तंत्रा रिसीव्ड? तो तंत्रा को कितनी अमाउंट की फंडिंग मिली होगी? या तो 165, पहले केस में ये तंत्रा है, और या फिर 66, ये दूसरे केस में तंत्रा है। तो मतलब okay, so now if I see the last set, question number 16 to question number 20, the management of a university hockey team was evaluating performance of 4 women players, Amla, Bimla, Harita and Sarita, for their possible selection in the university team for next year. For this purpose, the management was looking at the number of goals scored by them in the past 8 matches, नंबर्ड 1 थ्रू 8। ठीक है, तो हमारे पास मैच नंबर 1, 2, 3 से लेके मैच नंबर 8 तक है। उसमें किस प्लेयर ने कितने गोल किए, इसको मैनेजमेंट कमेटी जो है वो इवेल्युएट कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, दी 4 प्लेयर्स टुगेदर हैड स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 12 गोल्स। इन चारों प्लेयर्स ने मिलके पूरे 8 मैचेस में 12 गोल्स ही स्कोर किए हैं, राइट। इन दी 8 मैचेस ईच ऑफ देम हैड स्कोर्ड एटलीस्ट 1 गोल। तो हर प्लेयर ने कम से कम एक गोल जरूर किया है किसी ना किसी मैच के अंदर, मतलब पूरे 8 मैचेस में से कहीं ना कहीं कम से कम एक गोल जरूर किया है। नो टू प्लेयर्स हैड स्कोर्ड दी सेम टोटल नंबर ऑफ गोल्स। कोई भी दो प्लेयर के सेम टोटल नंबर ऑफ गोल्स है नहीं। फिर उसके बाद कुछ फैक्ट्स हमारे पास और भी गिवन है। तो हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्या बन रही है कि अगर टोटल 12 गोल्स हैं और कोई भी दो प्लेयर के सेम टोटल नंबर ऑफ गोल्स है ही नहीं, और हर प्लेयर ने कम से कम एक गोल जरूर किया है, तो हमें 4 इंटीजर का सम चाहिए जो कि एक दूसरे से डिफरेंट भी हो, क्योंकि कोई भी दो प्लेयर के नंबर ऑफ गोल सेम है नहीं, साथ ही में उनका सम भी 12 हो जाए। ठीक है, तो ऐसे 4 इंटीजर कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले अगर आप ये सोचोगे कि 1, 2, 3 और 4 का जो सम है वो कितना होता है 10, तो अगर इसको 12 बनाना है तो मतलब इसमें 2 और इंक्रीज करना है। तो 2 अगर और इंक्रीज करना है तो क्या कर सकते हो? ठीक है, देखो अगर यहाँ पर कुछ भी इंक्रीज किया, 1 में 1 ऐड किया या 2, तो कोई ना कोई नंबर रिपीट हो जाएगा, तो 1 में चेंज नहीं कर सकते। 2 में 1 ऐड किया या 2 ऐड किया तो 3 या 4 आएगा, वो भी रिपीट हो जाएगा, कोई भी दो नंबर सेम होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब 3 या 4 में ही कुछ ऐड कर सकते हो। तो एक तरीका यह है कि पूरा का पूरा
2 जो है वो 4 में ही ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा ये है कि 3 में 2 ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 5। तो हमारे पास 1 2 4 और 5 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो 4 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स का सम अगर 12 है तो दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो प्लेयर्स ने 1 गोल 2 गोल 3 गोल्स 6 गोल्स किए हैं, या फिर 1 गोल 2 गोल्स 4 गोल्स और 5 गोल्स किए हैं। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ जाएगी। उसके बाद फिर टेबल बनाते हैं। ऑब्वियसली मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स में तो टेबल ही बनता है। ठीक है, टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 8 मैचेस हैं, M1 से लेके M8 तक, ABHS, आमला बिमला हरिता सरिता 4 प्लेयर्स हैं। और उसके बाद हमें टोटल देखना है। ठीक है, हमें ये पता है कि चारों ने मिलकर पूरे 8 मैचेस में 12 गोल्स किए, मतलब इन सारे टोटल वैल्यूज का ग्रैंड टोटल 12 होगा, इन सारे टोटल वैल्यूज का भी ग्रैंड टोटल 12 ही होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर क्या होता है, ओनली 1 गोल वॉज स्कोर्ड इन एवरी इवन नंबर्ड मैच। तो हर इवन नंबर्ड मैच में, मतलब मैच 2 में 1 गोल हुआ है, मैच 4 में 1, मैच 6 में 1 और मैच 8 में 1 1 1 1 गोल हुए हैं इवन नंबर्ड मैच में। हरिता स्कोर्ड मोर गोल्स देन बिमला। अब हरिता के जो नंबर ऑफ गोल्स हैं वो बिमला से ज्यादा हैं। ठीक, then the highest goal scorer scored goals in exactly 3 matches including match 4 and match 8। तो जिसके भी हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स हैं, उसने मैच 4 और मैच 8 में जरूर गोल्स स्कोर किए हैं। बिमला स्कोर्ड अ गोल इन मैच 1। ठीक है, बिमला ने स्कोर्ड अ गोल मतलब एक सिंगल गोल, बिमला ने एक गोल मैच 1 में स्कोर किया है, एंड 1 ईच इन 3 अदर कॉन्जिक्यूटिव मैचेस। तो बाकी में भी उसने एक एक गोल और स्कोर किया है, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव मैचेस में। तो ऑब्वियसली 1 में स्कोर किया है और बाकी 3 कॉन्जिक्यूटिव है, उन्होंने ये नहीं बोला चारों कॉन्जिक्यूटिव है, बाकी 3, तो डेफिनेटली 2 में तो नहीं किया होगा, आगे उसके 3 कॉन्जिक्यूटिव गोल्स आएंगे। ठीक है, लेकिन 1 और 3 मिला के उसके टोटल गोल्स कम से कम कितने होने वाले हैं, 4, राइट। अब अगर उसके गोल्स 4 होने वाले हैं तो हरिता के 4 से ज्यादा होने चाहिए। अगर बिमला के गोल्स 4 या 4 से ज्यादा हैं तो हरिता के गोल्स तो और ज्यादा होंगे, 4 से भी ज्यादा। और अगर 4 से ज्यादा होंगे तो फिर कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए हमें, तो 4 से ज्यादा होंगे, एक के 4 हैं और एक के 4 से ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली 4 और 5 दोनों नंबर हमें चाहिए। तो हम ये श्योरली बोल सकते हैं कि बिमला ने 4 गोल्स किए हैं और हरिता के मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स हैं तो वो 5। और जिसने 5 गोल किए हैं उसने मैच नंबर 4 और मैच नंबर 8 में भी गोल किया है जरूर। और मैच नंबर 4 के टोटल गोल्स कितने हैं, 1, तो मतलब हरिता ने मैच नंबर 4 में एक गोल कर दिया है, और बाकी कोई भी प्लेयर मैच नंबर 4 में कोई गोल स्कोर नहीं करेगा, क्योंकि मैच नंबर 4 के टोटल नंबर ऑफ गोल्स ही 1 है। सिमिलरली यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ गोल्स 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी कोई प्लेयर मैच 8 में स्कोर नहीं करेगा कोई भी गोल। ठीक, उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे बिमला और हरिता इन दोनों का तो बहुत कुछ डेटा समझ में आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पर भी उन्होंने बोला था बिमला का एक गोल मैच 1 में है और बाकी उसने गोल्स स्कोर किए 3 कॉन्जिक्यूटिव मैचेस में, तो अब 4 और 8 में तो कर नहीं सकती, तो डेफिनेटली यहाँ पर 1 1 1 आएगा। और अगर ये 1 मिल गया तो यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, और उसके बाद इसके टोटल 4 हो गए तो यहाँ पर भी क्रॉस आ जाएगा। देन इफ वी सी, तो नेक्स्ट क्लू क्या है, नेक्स्ट ये है कि एन इक्वल नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 3 एंड मैच 7। तो अगर मैच 3 में x गोल्स हैं तो मैच 7 में भी कितने गोल्स हैं, x। ठीक है, उसके बाद which was different from the number of goals scored in either match 1 और मैच 5। और मैच 1 में जो नंबर ऑफ गोल्स हैं वो x के बराबर नहीं है, मैच 5 में जो नंबर ऑफ गोल्स हैं वो भी x के बराबर नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द मैच इन विच द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स वाज स्कोर्ड वाज यूनिक एंड इट वाज नॉट मैच 5। तो उन्होंने ये बोला कि वो मैच जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर हुए थे वो यूनिक था। यूनिक होने का मतलब कि एक सिंगल मैच में ही हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर हुए हैं, वहां पे जो भी वैल्यू होगी हाईएस्ट वैल्यू वो किसी और मैच में रिपीट नहीं होगी, एक यूनिक मैच में ही ऐसा हुआ है। तो डेफिनेटली हमें पता चला कि वो यूनिक मैच जो है वो मैच 5 है नहीं, तो मैच 5 में हाईएस्ट है नहीं, यूनिक वैल्यू है तो मैच 3 और मैच 7 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें तो वैल्यू सेम है।
तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर आएगा। तो मैच 1 में हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर हुए हैं, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। अब हाईएस्ट कितना हो सकता है, यहाँ 1 तो दिख ही रहा है, शायद 2 हो सकता है। तो अगर ये 2 होगा तो 2 और ये 1 1 1 1 का सम कितना हो गया, 2 + 4 6, बाकी कितने बचे 6। ठीक है, अब अगर बाकी 6 बचे तो 3 में अगर इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भी 2 2 2, तो फिर हाईएस्ट नंबर यूनिक नहीं होगा, क्योंकि या तो ये तीनों 2 होंगे और या फिर कोई 2 से ज्यादा हो जाएगा, तो डेफिनेटली 2 तो हाईएस्ट नहीं है। तो क्या 3 हाईएस्ट हो सकता है? अगर 3 हाईएस्ट होगा तो 3 + 4 7, बचेगा 5। यस, अगर अब 5 बचा तो फिर ये वाले जो वैल्यूज हैं ये मेरे ख्याल से कम हो सकते हैं, तीनों के तीनों 3 से कम हो सकते हैं। कोई 2 को हम 2 ले सकते हैं और एक को हम 1 ले सकते हैं, तो 2 2 हो जाएंगे और एक 1 हो जाएगा, राइट। उसके बाद उन्होंने हमसे ये बोला कि अगर ये 3 है, ओके, अगर ये 3 है तो यहाँ पे 3 + 4 7, 7 + 4, अच्छा क्या ये 4 भी हो सकती है हाईएस्ट वैल्यू? अगर ये 4 होगी तो 4 4 + 4 8 है ना, और 8 के बाद कितना बचेगा, 4 गोल्स और बच जाएंगे, 4 गोल्स। तो ये दोनों 2 2 हो सकते हैं और फिर ये 0 हो सकता है, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हमको ये बात समझ में आई कि 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है। ठीक है, दोनों से हमें केसेस तो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है हाईएस्ट वैल्यू 3 है, अभी केस है तो इसको ऐसे लिख देते हैं 3 है। उसके बाद डेफिनेटली अगर ये 3 है तो बाकी बचेंगे 3 + 4 7, तो बचेंगे 5, और अगर 5 बचेंगे तो यहाँ पे 2 गोल्स आएंगे, यहाँ पे 2 गोल्स आएंगे और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, 100%, क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर इन दोनों को कम करोगे ना, अगर इनको 1 1 किया तो ये 3 हो जाएगा, तो गड़बड़ है, 3 तो यूनिक ही होना चाहिए, तो इसलिए ये 2 2 ही होंगे। और या फिर हाईएस्ट वैल्यू 4 है, तो अगर 4 है तो 4 + 4 8, और उस केस में हमें इन तीनों का सम 4 चाहिए होगा, और ये दोनों बराबर भी हैं, तो फिर या तो ये 0 0 और ये 4, लेकिन 4 तो 2 बार नहीं हो सकता, तो फिर इन दैट केस अगेन ये दोनों जो है ये 2 2 होंगे और ये वाला जो है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है ना। अच्छा, 0 2 2 0, ओके, लेकिन 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक गोल तो हुआ है, एक गोल हुआ है मतलब 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब फिर एक सिचुएशन ये बन सकती है कि अगर ये 0 नहीं होगा और बाकी के दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो क्या बाकी के दोनों वैल्यूज 0 हो सकते हैं? देखो यहाँ भी 0 नहीं हो सकता, तो क्या बाकी के दो वैल्यूज 1 हो सकते हैं? यस, बाकी के दो वैल्यूज 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अगर ये 4 है तो 4 1 1 1 मतलब 7 7 + 2 5 5, 7 + 2 9 9 + 3 12, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब हमें सोचना ये है, अब हमें सोचना ये है बच्चों कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट और था कि दी हाईएस्ट गोल स्कोरर स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस इंक्लूडिंग मैच 4 एंड मैच 8। ठीक है, तो जो हाईएस्ट स्कोरर है मतलब जिसने 5 गोल्स स्कोर किए हैं, कौन है? हरिता। उसने ये काम सिर्फ 3 ही मैच में कर दिया। एक तो मैच 4 है जिसमें वन गोल है, और एक मैच 8 है जिसमें अगेन 1 गोल है। बाकी के तीनों गोल उसने एक ही मैच में मार दिए। तो अगर बाकी के तीनों गोल उसने एक ही मैच में मार दिए, मतलब कहीं पे तो वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी। तो हमें सिर्फ पहले मैच में ही ऐसा दिख रहा है, ये तो 3 या 4 हो सकता है। अब अगर यहाँ पे तीनों आ जाएंगे तो 1 और 3 का सम कितना होगा? 4। अब सॉर्टेड है मामला कि ये तो 4 ही होना चाहिए, और अगर ये 4 होगा तो फिर हमारे पास बाकी के गोल्स भी आ गए। अब ये 1 ही, अच्छा 1 + 3 4 है, तो यहाँ पे कोई और गोल होगा नहीं, है ना। उसके बाद ये 1 है, इसका डेटा नहीं मिल रहा अभी। ठीक है, ये हो गया 5, तो यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, 5 तो हो गया। लेकिन इस 1 को हम यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी देख सकते हैं। मैच 2 में जो एक गोल बना है वो या तो आमला या सरिता में से किसी एक ने बनाया होगा। सिमिलरली यहाँ का एक गोल ये भी इन दोनों में से किसी एक ने बनाया, और ये जो दो हैं इनमें से एक तो बिमला का है, लेकिन बाकी जो एक बचा वो भी आमला या सरिता में से किसी का होगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, यहाँ कोई और गोल नहीं आएगा। इसका जो सम है वो 1 या 2 हो सकता है, इसका भी सम 1 या 2 हो सकता है। तो ये हमारा कुल मिला के इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो गया। सारे जितने भी वैल्यू समझ में आ सकते थे वो समझ में आ गए, बाकी हमें पॉसिबल केसेस भी क्लियर हो गए दिमाग में। तो ये हमारा कुल मिला के टेबल बना
अब हम ये नहीं जानते कि ये जो 6 सेल्स हैं इसमें कहाँ पर 1 आएगा और कहाँ पर 0। 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, 0 से छोटी वैल्यू नहीं आ सकती ऑब्वियसली। हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 7? तो मैच 7 में डेफिनेटली 1 गोल है, आंसर ऑप्शन डी। हमने सारी पॉसिबिलिटीज को कैंसिल आउट कर दिया था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन मैच 1, 3, 5, 7? तो 1 में है 4, फिर 1, फिर 2, फिर 1, तो 4, 1, 2, 1 मीन्स आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो which of the following statements is are true? Amla and Sarita never scored goals in the same match, right? तो देखो अगर यहाँ 1 है तो अगर आमला ने गोल किया तो सरिता नहीं करेगी, सरिता ने गोल किया तो आमला ने नहीं करेगी, यहाँ दोनों ने ही नहीं किया। उसके बाद यहाँ भी दोनों नहीं कर रहे, यहाँ भी, तो कहीं पे भी दोनों साथ में तो कर ही नहीं रहे। और इधर भी देखो इन दोनों में से कोई एक ही कर पाएगा, इधर भी इन दोनों में से कोई एक ही कर पाएगा, इन दोनों में से कोई एक ही कर पाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है। आमला एंड सरिता नेवर स्कोर्ड गोल्स इन दी सेम मैच, राइट? क्योंकि जो मैच बचे हैं ना उनका टोटल गोल ही 1 है, तो दोनों में से कोई एक का ही गोल पॉसिबल है। हरिता एंड सरिता नेवर स्कोर्ड गोल इन दी सेम मैच। हरिता एंड सरिता देख लेते हैं। देखो सरिता ने तो अभी तक कुछ स्कोर ही नहीं किया, इन तीनों में होगा उसका कहीं स्कोर, लेकिन इन तीनों में वो स्कोर करेगी तो वहां पे हरिता ने स्कोर नहीं किया, तो डेफिनेटली ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स। अब आप फॉल्स पे ध्यान देना वर्ड पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी जल्दीबाजी में हम गड़बड़ कर देते हैं। तो इन एवरी मैच एटलीस्ट 1 प्लेयर स्कोर्ड अ गोल, तो हर मैच में कम से कम किसी एक प्लेयर ने जरूर गोल स्कोर किया है, तो बिल्कुल, क्योंकि हर मैच में हमें कम से कम एक गोल दिख रहा है, तो ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, नो 2 प्लेयर्स स्कोर्ड गोल्स इन द सेम नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। अब देखो बिमला जो है 1, 2, 3, 4 इसने 4 मैच में गोल किए हैं, हरिता ने 1, 2, 3 3 मैच में गोल किए हैं। अब आप ये सोचो कि आमला और सरिता का क्या होगा, या तो इनका एक गोल है या 2, मतलब या तो इनका एक मैच होगा या 2। अगर आमला का एक मैच हुआ तो सरिता के 2, और अगर इसके 2 मैच हुए तो इसका एक, राइट। इसका मतलब इन्होंने नंबर ऑफ मैचेस जिनमें गोल किए होंगे वो भी सबके अलग अलग होंगे, 1, 2, 3, 4, तो ये भी ट्रू है। तो दोनों अगर ट्रू है तो फॉल्स क्या है, तो नन ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, राइट, एवरीथिंग इज ट्रू ओनली। उसके बाद देखते हैं, तो इफ हरिता स्कोर्ड गोल्स इन 1 मोर मैच एज कंपेयर टू सरिता, ठीक है, हरिता ने 4 मैच में गोल किए हैं, हरिता ने 3 मैच में गोल किए हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि इफ हरिता स्कोर्ड गोल्स इन 1 मोर मैच एज कंपेयर टू सरिता, तो सरिता ने 2 गोल में मैच किए होंगे, 2 मैचेस में गोल किए होंगे, मतलब इसके 2 गोल होंगे, तो फिर आमला का एक ही होना चाहिए। और बिमला ने तो 4 मैच में स्कोर मारा है 1, 1, 1, 1, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू। आमला स्कोर्ड गोल्स इन कॉन्जिक्यूटिव मैचेस, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसके 2 मैचेस में गोल हैं तो आमला का गोल ही एक है, और एक ही गोल है तो फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव मैचेस में तो नहीं हो सकता, तो ये ट्रू नहीं है। स्टेटमेंट 2, सरिता स्कोर्ड गोल्स इन कॉन्जिक्यूटिव मैचेस, तो सरिता का जो है क्या कॉन्जिक्यूटिव मैचेस में गोल मारना जरूरी है, तो हम बोलेंगे नहीं, 3 प्लेसेस हैं, कहीं पर भी 2 गोल हो सकते हैं, यहाँ और यहाँ भी हो सकता है, यहाँ और यहाँ भी हो सकता है, कॉन्जिक्यूटिव होना जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत। इसका मतलब कोई भी स्टेटमेंट नेसेसरीली ट्रू की कंडीशन में नहीं है। सेकंड वाला मे बी ट्रू की कंडीशन में था, लेकिन नेसेसरीली ट्रू की कंडीशन में नहीं था। सो दिस इज हाउ आंसर ऑप्शन बी हैपेंस टू बी द राइट आंसर। एंड दैट्स इट, यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाता है अच्छी तरीके से सॉल्व। सो दैट्स इट इन दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पेपर का नेक्स्ट सेक्शन के सॉल्यूशन के साथ। सो टाटा बाय बाय, अपनी हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंजॉय योरसेल्फ।